नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। छोटे से गैप के बाद हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर। ही इज ऑल्सो परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड पब्लिक सर्विसेज कमीशन, जहाँ पे IAS, IPS, IFS सेलेक्ट होते हैं इन शॉर्ट। एंड सर हैज अ ह्यूज and I would say very deep insights into the geopolitics, obviously because coming from the position and the post that he has been holding. Shanghai Corporation के बाद में ऐसा लग रहा था entire world is shifting and it's changing very fast. It's becoming difficult for us to cover the news because there are only 24 hours. ट्रम्प सुबह उठने के बाद में ऐसा लगता है कि कुछ नशा करके उठे थे। सुबह उठने के साथ ही एक एक्यूजेशन के साथ उठे हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब किस तरीके की साजिश कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया, पर उन द सेम आर्टिकल उनकी बीमारी के बारे में जरूर बताया गया डिटेल में। और ऐसा लग रहा है कि मोदी को वो हाथ लगाने से डर रहे हैं, क्योंकि उस आर्टिकल में उन्होंने मोदी का ज़िक्र तक नहीं किया है। बट यूएस के इंडियन अमेरिकन सब उतर आए हैं, जिसपे हम इस शो में डिटेल में कवर करेंगे। उसके अलावा रशिया के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन हो गई है। पीटर नवारो की रेजिग्नेशन पे बहुत बड़ा बवाल मचना शुरू हो चुका है। देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़, स्टे टिल द एंड। विल स्टार्ट सर। चाइना हैज रिस्पोंडेड टू दिस एक्यूजेशन ऑफ ट्रम्प इन इट्स ओन वे। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू। तो गायत्री जी, एक आई थिंक इट वाज लेनिन जिन्होंने कहा था that there are decades when nothing happens and then there are weeks when decades happen. तो मेरे ख्याल से these are those few weeks when decades are so much of stuff is happening. और देखिए, though you have put the headlines, I am not too surprised because I have been following these events. तो let's see what's happening. एक तो पूरा ये जो बवाल है जो ट्रम्प साहब ने मचा रखा है, बिकॉज ट्रम्प एंड हिज मागा टीम, दे सीम टू हैव टेकन एन अस्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उनका जो दुनिया को देखने का जो रुख है, उसमें बस ये टैरिफ टैरिफ टैरिफ, डील डील, बिजनेस कॉमर्स भरा हुआ है। अस्ट्रेटेजिक सा उनका सोच है। तो अभी तक 25 सालों में धीरे धीरे जो भारत और यूएस के संबंध थे, उसमें यूएस का ये मानना था that India is a useful balancer against China. और क्योंकि इंडिया was a useful balancer against China, उन्होंने हमारे कई नखरे सहे न्यूक्लियर डील के और लगातार। और उनका ये मानना था, भाई इंडिया is too important to to be annoyed because we need them to balance China. बट इसके साथ दो चीजें हुई। अगर आप देखें, जो ये मागा टीम है ट्रम्प साहब की, उसमें 3 पक्ष थे। एक थे ये वॉल्ट्स वाला पक्ष, जो कहता था अमेरिका मस्ट हैव अ ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस। दूसरा एक कोल्बी वाला पक्ष था, जो कहता था नहीं, वी मस्ट पुल आउट ऑफ यूक्रेन एंड फोकस ऑन चाइना। और जो तीसरा पक्ष है, स्टीव बैनन वगैरह, वो ये कहता है साहब कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, हमारी जो सैन्य शक्ति है और भी कमजोर है, हम चीन का मुकाबला ताइवान में नहीं कर सकते। तो चलिए वापस चलिए, लेट्स गेट बैक टू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर टू रिपेयर आवर मिलिट्री एंड हील आवर इकोनॉमी। अब इसमें देखिए 2-3 मैं आपको तत्व बताता हूं, जिससे ये लगता है कि व्हाई द मिलिट्री इज वीकनिंग एंड द इकोनॉमी इज वीक। अगर आप परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी ले पीपीपी टर्म्स में, विच इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेटेजिक हेफ्ट, आज जो है खेल इस तरह से है, 19% चीन के हक में, 16% यूएस के हक में। सो पीपीपी टर्म्स में चाइना इज ऑलरेडी है 1916। पर अगर आप 2035 का आंकड़ा लें, इट इज 2414। अब ये मानना मुश्किल हो जाता है कि माइटी अमेरिका इज जस्ट 14% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड चाइना इज 24%, 2414। अभी आप जो सैन्य प्रणाली है उसमें आप देखें, अमेरिका के पास ताइवान में 7 दिन के प्रिसिशन म्यूनिशंस नहीं है।
एंड चाइना की सर्च कैपेसिटी है 10,000 क्रूज मिसाइल्स अ वीक। 7 दिन नहीं और 10,000 क्रूज मिसाइल्स अ वीक। अगर आप वहां देखें जो शिप्स का रेशियो है ताइवान में, वेस्टर्न पैसिफिक में अगर आज लड़ाई हो जाती है तो 6:1 चीन के पक्ष। उनके जो आईपीकॉम कमांडर है एडमिरल पपारो, वो कहते हैं कि साहब देखिए ये दीज आर नॉट एक्सरसाइजेस, दे आर रिहर्सल्स फॉर अटैक। अभी जो आपने ये न्यूक्लियर की बात की ना, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 5-6 सालों से चाइना हैज बीन एक्सपेंडिंग इट्स आर्सनल, करीब 1,000 वॉरहेड्स, many silos. They have got two systems. One is a nuclear tactical system, which is for the region. भारत के खिलाफ गुआम में ये वो। बट जो मेन बात है जो आज ये दर्शाया है जी साहब ने, वो अमेरिका को सिग्नलिंग कर रहे हैं कि देखिए अगर आपने हमको ताइवान में छेड़ा, वी विल हिट योर मेन लैंड। अमेरिका मेन लैंड विल बी इन आवर न्यूक्लियर रेंज। अब देखिए जो सैन्य के जो स्ट्रेटेजिक अफेयर स्पेशलिस्ट्स जो इसमें गहरी चिंतन और मंथन करते हैं, उनका ये मानना है कि ताइवान में जो मिलिट्री मेट्रिक्स हैं दे आर इन फेवर ऑफ चाइना, सो यूएस कैन नॉट डिटर चाइना। और अगर यूएस ने फिर भी जंग छेड़ा तो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो शहरों को मारेंगे। Now most American presidents are not willing to take this risk of nuclear targeting, especially Trump. तो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प साहब विल नॉट पुश अगेंस्ट चाइना ओवर ताइवान। वो खून नहीं बहाएंगे, और सब कर सकते हैं, ताइवान पर खून नहीं बहाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये मान लिया है कि अब चलिए जो रशिया का मुकाबला यूरोप करेगा, हम नहीं करेंगे। चीन को अगर हम ताइवान में डिटर नहीं कर सकते हैं तो हम एक पिछला रुख अपनाएंगे जापान और साउथ कोरिया की लाइन पर ताइवान में दखल नहीं करेंगे। और भारत की हमको जरूरत नहीं है चीन का बैलेंस करने के लिए। और जब ये हो रहा था तो ये कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, टैरिफ वाली, वो जो एलएसी वाली, नोबेल प्राइज वाली, फ्लैटरी टैक्स वाली। तो ये सब मिलके अभी मेरे को लग रहा है कि देयर इज अ मेजर रीअलाइनमेंट। अब देखिए ये पुराना भारत तो है नहीं। यू लुक एट आवर स्ट्रेटेजिक हेफ्ट। 2 ऑर्डर्स हैं आज विश्व में, एक है यूरो अटलांटिक ऑर्डर, यूरोप यूएस, और एक है यूरेशिया, रशिया चाइना, रशिया चाइना इंडिया। अगर इंडिया यूएस के पक्ष में हो जाता है तो पलड़ा पूरा इस तरफ झुक जाता है, और अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ झुक जाता है तो पूरा पलड़ा यूरेशिया की तरफ झुक जाता है। और आप एससीओ को देखें, एक समय सिर्फ 5% ट्रेड था, अब 17% हो गया है। मैंने सुना कुछ 20% ग्लोबल जीडीपी। तो एससीओ, ब्रिक्स, ये भी अभी मजबूत संस्थान बन के उभर रहे हैं। अगर भारत ने अगर इस तरफ पक्ष किया तो यूएस का खेल खत्म। यूएस और यूरोप वो पुराने यूएस यूरोप नहीं है। आज यूएस और यूरोप, उनका जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 1 से 2% है। दे आर नॉट द मोस्ट डायनेमिक रीजन्स इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से जब हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट गए, उन्होंने ये इशारा किया कि देखिए साहब, भारत और यूएसए की जो संबंध है बड़े महत्वपूर्ण है। हमें आपसे टेक्नोलॉजी चाहिए, आपकी मार्केट्स की जरूरत है। बट अगर आपने हमको बहुत तंग किया, इफ पुश कम्स टू शव, और अगर हम इस तरफ झुक गए तो आपका भी खेल खत्म है। तो ये सब चल रहा है। और प्यूटिन साहब भी जानते हैं कि उनको चीन के साथ तो उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। तो आरआईसी से पहले भी 1-2 साल पहले एक संस्थान की बात हो रही थी, ग्रुपिंग की बात हो रही थी, क्रिक, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। अब ईरान और नॉर्थ कोरिया तो इसमें इतने मजबूत नहीं है, बट अगर भारत जुड़ गया और ये आरआईसी का सपना हकीकत में बदली हो गया तो यूरेशिया का नक्शा बदल जाएगा। और यूरेशिया में भी बड़ा दम है, पोर्ट्स। देखिए एआई में भी जो ओपन सोर्स एआई है उसमें चीन काफी आगे है।
और चीन पिछले 5-6 महीनों से भारत पे डोरे डाल रहा है। वो वैंग यी साहब आए, डोवल से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा साहब आप रेयर अर्थ ले लीजिए जो हमको टू व्हीलर्स के लिए चाहिए। अब तो ये खेल हो रहा है। 1980-90 में मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख निकला था, इंग्लिश में था, इट सेड द वॉलफ्लावर एंड द डांस ऑफ द डायनासोर्स। तो भारत वॉलफ्लावर था जिससे कोई नाच के लिए नहीं पूछ रहा था, ना यूएसए ना सोवियत यूनियन। टुडे वी आर द टोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सभी हमको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है जियोपॉलिटिक्स का पूरा खेल, और इसमें भारत की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जिस तरफ झुके खेल उसी तरफ तेजी पकड़ेगा। तो उसी मेरे तरफ ख्याल चला जाएगा, उसी फेवर में हो जाएगा। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा। मैं कई बार कहता हूं इंग्लिश में, उसको मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं इस बार, कि देखिए इंडियाज राइज कैनॉट बी इन द एब्सेंस ऑफ वॉर। वो दिन चले गए जिस तरह से भू राजनीति का खेल बदला है। वी हैव टू प्लॉट आवर राइज अमिड्स मल्टीपल क्राइसिस, कॉन्फ्रंटेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। सिंदूर वाज ओनली द बिगनिंग। झगड़े खत्म नहीं होंगे, पर अगर हमने मजबूती से ये खेल खेला तो आई थिंक आवर स्टार्स आर वेरी ब्राइट। सबको हमारी जरूरत है। अगर हम थोड़ा अपना निवारण, मैं कहता हूं आप बीजिंग और शंघाई 100 क्या 200 फ्लाइट चलाएं, बट साथ ही साथ अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएं। अगर आप अपना निवारण मजबूत रखेंगे तो हमारी बड़ी अच्छी स्थिति है। और जी साहब तो ये जो परेड कर रहे हैं बड़ी सोची समझी साजिश है। आपने कहा आज ब्लैक कॉफी करके, ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने 3-4 महीने से ये साजिश की है कि आज दिखाएंगे कि चीन की सैन्य शक्ति क्या है। मैं आपको 2-3 आंकड़े और दे दूं। टेक्नोलॉजीज में आज चीन यूएस से कहीं ज्यादा आगे। एक समय था व्हेन आउट ऑफ द 65 टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज 2003 में, यूएसए वाज अहेड इन 60। टुडे चाइना इज अहेड ऑन 57 आउट ऑफ 65। इकोनॉमी का तो खेल मैंने आपको बता दिया। जहां तक सैन्य शक्ति का सवाल है, वेस्टर्न पैसिफिक में लैंड, एयर, सी, स्पेस, साइबर, ईडब्ल्यू, सबसी को छोड़ के हर क्षेत्र में चीन आगे है। ट्रंप नोज इट, मागा नोज इट। और ये जो खेल पूरा खराब कर रहे हैं ये जो बेवकूफ है नवारो जैसे। जेफरी सैक्स कहते हैं कि नवारो साहब वाज अ ग्रेजुएट ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड। कहते हैं ही वाज द वर्स्ट स्टूडेंट एवर टू कम आउट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हार्वर्ड। और वो ट्रंप साहब को एडवाइस कर रहे हैं ये तेल फेल पे। ये कितना बेवकूफी का आर्ग्यूमेंट है। अगर हमने रशिया से तेल नहीं खरीदा तो साहब चीन खरीदेगा, टर्की खरीदेगा, रशिया का रेवेन्यू फिर भी जाएंगे। और अगर ये मान लीजिए ये पूरा सिस्टम हमने ऑफलाइन कर लिया, डिमांड सप्लाई इस तरह से उसके बीच में समन्वय होता है कि रशिया के जो प्रॉफिट्स हैं और बढ़ेंगे। तो ये जो इन्होंने कहा है कि ये हमारी वजह से युद्ध नहीं रुक रहा है, इससे कोई बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती। युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि यूक्रेन को आपने सैन्य सामग्री नहीं दी। आपकी पॉलिसी बदली होती रहती है, कभी आप दे देते हैं, कभी रोक देते हैं। पिछले साल व्हेन यूक्रेन वाज ऑन द मूव, आपने सब बंद कर दिया, उनके टैंक्स, एम्युनिशन वगैरह ये सब। सो द वॉर विल बी डिसाइडेड बाय इवेंट्स ऑन द ग्राउंड। और इन सब में जो जितने खिलाड़ी हैं आज, इन सब में सबसे चतुर, जिसे मैं कहूंगा वैश्विक चाणक्य, वो है प्यूटिन। प्यूटिन ने ट्रंप को He's भी a घुमाया, जी के साथ भी दोस्ती की है, एंड आई थिंक ही हैज प्लेड हिज कार्ड्स वेरी वेल। डेफिनेटली। सर, विक्ट्री डे परेड के लिए एक लाइन, कंक्लूडिंग लाइन अगर मैं बोलूं तो। तो विक्ट्री डे परेड में नाउ चाइना इज सिग्नलिंग टू यूएसए that we are not only ahead of you economically, we are ahead of you militarily, and the nuclear dimension is very significant. अगर आपने ताइवान में दखल किया, we may also target the American mainland. उससे अमेरिका बड़ा घबराता है। जहां तक लड़ाई अगर एशिया में होती रहे, मिडिल ईस्ट में होती रहे, पर अमेरिका पे कुछ ना, कोई गोलाबारी ना हो, अमेरिका इज प्लेइंग द गेम। आप देखें कोल्ड वॉर में केनेडी साहब ने क्रुश्चेव से कहा था कि इफ यू क्रॉस द लाइन इनटू बर्लिन,
we are prepared to risk our cities being targeted from your nuclear weapons. उस समय वो जोखिम लेने को तैयार थे. अभी ये जो ट्रम्प है इतने ट्रांजैक्शनल टैरिफ 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 करते रहते हैं, क्या ये इस स्थिति में है कि he will take on the nuclear targeting of mainland? I don't think so. ये जितना बुली करते हैं उतना कमजोर हैं, और ये नब्ज जो है जी साहब ने पकड़ ली है. तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, हम आपको रेयर अर्थ में भी ठीक कर देंगे, टेक्नोलॉजी भी ठीक कर देंगे, सैन्य शक्ति हमारे पास है, और अगर आप ज्यादा छेड़ेंगे तो हमारे पास अब न्यूक्लियर शक्ति भी है. पिछले 5 साल में चाइनीज न्यूक्लियर आर्सेनल हैज ट्रांसफॉर्म्ड. भारत में हमने इस बात को पकड़ा नहीं है. एशले डल्लेस ने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है इस पे, जिसने उन्हें कहा है अभी दे आर नो लॉन्गर NFU, दे आर लॉन्च ऑन वार्निंग. उन्होंने साइलोज बड़े क्रिएट किए हैं, मॉडर्नाइज किया है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स. मैं तो बड़ा पढ़ता रहता हूँ इन सब चीजों को, बट आपने जब ये आज इमेजरी दिखाई तो मैंने इसको क्विकली कनेक्ट किया है कि ये है किस वजह से वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की पूरी जो प्रणाली है उसको बढ़ा रहा था, उसके आकार को बढ़ा रहा था, उसको और उसमें और तेजी और पैनापन ला रहा था. चीन इस खेल में 8-10 साल से है. न्यूक्लियर अपना जो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और देखिए आज वो सामने ले आया उसको बिल्कुल दिखाने सर, के आपने पुतिन की तारीफ में इतने शब्द कहे तो एक फोटो मैं भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जी. ब्राह्मण कार्ड खोला जा रहा है तो अभी आजकल ये मीम्स बड़ी चल रही हैं. द ब्राह्मण हु मेक्स प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड, पंडित श्री पुतिन शर्मा जी. तो हमारे यहाँ देखिए, मीम्स की कमी नहीं होने देते ब्राह्मण हैं. जो असली ब्राह्मण जो होते हैं, दे आर ज्ञानी, त्यागी और साहसी. अब आप नाप लें कि भाई पुतिन ज्ञानी है, बिल्कुल, साहसी हैं, बिल्कुल, त्यागी हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं. जी सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन. एक मूडीज के रिपोर्ट आई है कि यूएस इज अबाउट टू गो इनटू डीप रिसेशन. जी. देखिए ये है ना, आई ऑन दिस टैरिफ्स एंड द इफेक्ट ऑन द अमेरिकन इकोनॉमी, आई थिंक द सेनेस्ट वॉइस इज जेफरी सैक्स. जेफरी सैक्स क्या कहते हैं कि भाई देखिए, ये टैरिफ से नुकसान तो हो रहा है, बट एट द मोमेंट the Americans are only being hurt. They are not being crippled. अब हर्ट से क्या है, टुडे ट्रम्प हैज द पॉलिटिकल कैपिटल. वो इतनी मेजॉरिटी से आए हैं कि जब तक ये जो इसके असरात हैं दे डोंट बिकम क्रिपलिंग, इकोनॉमी चलेगी. बट दाम तो बढ़ रहे हैं, और इसका जो एक बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है मेरे को तो समझ में आता नहीं है भाई. टुडे आई मीन ऑन पेपर, when Trump says, "By the whole India uh, America trade is imbalanced," it is not wholly true. अगर आप सर्विसेज ले लें, ये जितने ये गूगल टेक कंपनीज हैं, इसमें सारा भारतीय टैलेंट है. आप इन सब चीजों को लें तो ट्रेड इज प्रिटी बैलेंस्ड. और कुछ जैसे क्षेत्र हैं एग्रीकल्चर वगैरह, जैसे यू प्रोटेक्ट योर फार्मर्स, वी प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स. पर चलिए उसमें भी बातचीत हो सकती है, उसमें हल निकल सकता है. बट ये जो आपने दूसरा एंगल ले आए कि साहब आप तेल ना लें रशिया से, हम बताएंगे आप कहां से तेल लें. अरे भाई, आपको 200 साल हुए हैं अमेरिका को जन्म के बाद. वी आर 6,000-year-old civilization. यू कांट बुली इंडिया. आप मुनीर साहब को उनके कान से पकड़ के बुला सकते हैं वॉशिंगटन, दिस इज नॉट इंडिया. और इंडिया ने इनके बड़े हाथ जोड़े भाई, बड़ी बातचीत करने की कोशिश की, बिकॉज वी ऑल्सो वैल्यू द रिलेशनशिप. बट जब ये बदतमीजी पे उतर आए, ये पीट नवारो का स्टेटमेंट, ये वो, एंड सी लैंग्वेज हर्ट्स. यू कांट टॉक लाइक दिस टू इंडिया. आई थिंक वी हैव राइटली स्टूड अप, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज हैंडल्ड ट्रम्प वेरी वेल. सर, जो रिसेशन पे अभी जो स्टेटमेंट आया, जस्ट लाइक टू रीड इट आउट वर्बेटिम. इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन बाय एंड ऑफ ईयर, मूडीज इकोनॉमिस्ट warns. Global rating agency Moody's warns the USA is heading towards a severe recession with over 1/3 of its economy already in crisis. Experts fear ripple effects could shake the global economy. अब इसमें ट्रम्प आग में घी का डालने का काम ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं टैरिफ वाले ड्रामे से. बाय द वे सर, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में ट्रम्प के अगेंस्ट में आया है दैट he has amassed wealth of $5 billion post the crypto launch.
ये तो घर वो भरने में सब लगे हुए हैं। ये बड़े दिनों से आ रहा है, ये उनके जो क्या है क्रिप्टो, उनकी जो पर्सनल फैमिली प्रॉफिट्स हैं ये वो। बट देखिए बात क्या है, ही फील्स ही हैज द पॉलिटिकल कैपिटल टू राइड ओवर ऑल दिस एप्स्टीन चार्जेस ये वो। बट आप सही कह रही हैं, एक समय आता है व्हेन द पॉलिटिकल कैपिटल गेट्स एग्जॉस्टेड। और ये जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, बहुत लोग इसके बारे में कह रहे हैं, बट अभी ये लग रहा है दैट दे आर नॉट क्रिपलिंग। मोमेंट दे बिकम क्रिपलिंग, ऑफ कोर्स रिसेशन विल सेट इन। बट the basis of his whole, this the basis is an interconnected world। कुछ बातें उन्होंने सही भी कही थी, जैसे यूरोप का डिफेंस स्पेंडिंग ये वो। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई आप जिससे आ, आप सहमत नहीं होंगे उस पर आप सैंक्शन लगा देंगे। आप भारत को बता रहे हैं विच हु वैल्यूज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सो मच कि आप तेल इससे लें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हम ईरान से ऑयल ले रहे थे तब भी यूएस को तकलीफ था, बट उन्होंने ये सार्वजनिक तरह से दबाव नहीं डाला। इन क्लोज रूम कॉन्वर्सेशंस दे सॉर्टेड इट आउट। तो ये सब चीजें क्लोज रूम कॉन्वर्सेशन से हो सकती थी। पर ट्रम्प साहब जो चाहते ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक ब्रॉड साइड्स, आज आपने ये कह दिया, कल डेड इकोनॉमी बोल दी। अरे यार 6000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। हमको ये तो हुए नहीं कि हम पाकिस्तान की तरह 70 साल पुराने हैं। तो पाकिस्तान जो आपके साथ नाटक करने को तैयार है, आपको नोबेल प्राइज, फैक्ट्री टैक्स, हम ना करेंगे ना, हमको जरूरत है करने की। ट्रम्प साहब को ये समझना पड़ेगा, इफ ही वैल्यूज अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड, इंडिया इज इट। इफ ही वैल्यूज दीज यस्टरडेज जैक्स, देन इट इज पाकिस्तान। आप तय कर लें। एंड वी हैव मेनी ऑप्शंस। हमने तियानजिन में दिखा दिया कि साहब हमारे पास बड़े उपाय हैं, हमारा बड़े विकल्प है हमारे पास। और वो जो इमेजरी थी प्यूटिन साहब और मोदी और जी की बातचीत की, जिस तरह से मोदी प्यूटिन आर वॉकिंग इन द ब्रीज पास्ट शहबाज शरीफ। सबसे ज्यादा ये जो तियानजिन की कहानी थी सबसे ज्यादा देखी जा रही थी वेस्ट में, CNN पर, France 24 पर, और वो सब मोदी मोदी की बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की। सो आई थिंक ट्रम्प हैज प्लेड हिज कार्ड्स बैडली। और मेरा ये मानना है कि वो एक दिन कॉल करेंगे मोदी जी को, 1-2 हफ्ते में वो समझ गए कि भाई गलती हो गई कॉल बहुत। तो कर ही रहे हैं, वो तो मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, अब तो हाँ, न्यूयॉर्क मोदी जी टाइम्स फोन, कह रहा है। शायद एक 5वां कॉल आए, प्राइम मिनिस्टर साहब उठा लें। और जैसी शंघाई में, सॉरी, जैसे तियानजिन में ये मीटिंग चल रही थी, इमीडिएटली इनके वो क्या बोलते हैं, कमेंट्स आने शुरू हो गए, इंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल्स अब इन द देखिए बेडरूम यही ऑफ आवर यही कोऑपरेशन। जो है ना, मेरे को बड़ा अचंभा होता है। अमेरिका हमको सालों से लेक्चर करता था अबाउट आवर इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंसेस, हाउ द प्रेसिडेंट कैनॉट टेक डिसीजंस ऑन हिज ओन। ताज्जुब की बात है, पीपल लाइक मार्को रूबियो, जेडी वैंस, जो उनके समझदार लोग हैं, उनकी जुबान बंद है। एक बड़ा अच्छा शेर है, इससे इसकी सितम के दौर में वो अहले दिल ही काम आए। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इट इज ओनली द लार्ज हार्टेड हु प्रूव यूजफुल। जिन्हें नाज था जुबान पे वो तो बेजुबान निकले, तो ये सारे बेजुबान बैठे हैं। जेडी वैंस, मार्को रूबियो। So why did you go to the best universities if you can't even open your mouth when it is against American interest? मेरे को सबसे ज्यादा तजुर्बा ताज्जुब इस पे होता है, ये साहब कोई खोल ही नहीं रहे, एंड दे इट इज अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। इंडिया इज अ वेरी इंडिया इज अ वेरी वैल्यूएबल पार्टनर। जी सर, इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग न्यूज, जिन्होंने मधुर संबंध बनाए हैं इंडिया और अमेरिका के, नाउ देयर इज अ डिमांड फॉर हिज डिसमिसल स्पेशली आफ्टर द ब्राह्मण कमेंट। जी, पीटर नवारो। पीटर नवारो की तो बात ही ना करें। अच्छा, आई टोल्ड यू व्हाट जेफरी सैक्स सेड अबाउट पीटर नवारो। ही वाज बेसिकली सेइंग दैट ही इज अ फूल, that he's the worst economist student ever to emerge from Harvard economic department. So I don't see his basic arguments are silly. And look at the language he uses. मतलब बिल्कुल बेहद बेहुदी जुबान है। 25% tariffs for penalty for cheating and 25% for fueling the war in Ukraine. I mean, you are talking about India.
So, इस तरह की जुबान, इस तरह की आपकी मंद बुद्धि, आई डोंट नो, आई वंडर वेदर इवन इफ ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग। ब्राह्मण शब्द का गलत इस्तेमाल, नहीं he सर, वो doesn't he जानबूझ के doesn't किया है। राहुल गांधी एंड दे आर ऑन द सेम पेज। इट कांट बी अगर दैट दे आर सो जान नाइव। इतने इतने इनोसेंट नहीं है सर, कहीं से भी। जानबूझ के किया है, then he can be ignored। सॉरी सर, आई फॉरगॉट आई एम म्यूट। जी, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है विद जी। रिस्पेक्ट टू रशिया। आई मीन जितना ज़्यादा ट्रम्प को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा करीबियाँ बढ़ रही हैं। इनफैक्ट वो जख्म कुरेदने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और इधर से नमक पे वो क्या बोलते हैं, जले पे नमक डाल देते हैं मोदी जी। नाउ हियर इज़ द न्यूज़ व्हिच इज़ अगेन गोइंग टू बी अपसेटिंग द अमेरिकन्स। Russia confirms talks with India on expanding the S-400 missile system supplies. जी हाँ, so see the S-400 worked very well in Sindhu। जैसे आपको पता है चीफ साहब ने क्या बोला है, आई थिंक द S-400 brought down 6 aircraft। And I have read in the press 2-3 weeks back that it's not only S-400, we are looking at the S-500, which is an upgraded version of the S-400, which means more ranges, AI enablement of target selection, so faster responses. So S-500 will be game changing। आप देखिए S-400 से इनका क्या हाल हुआ। लोग बात करते हैं कोलिजिविटी J-10, J-17, HQ-9, पर 10 मई को कहां थे ये सब। सो 10 मई को पाकिस्तान चाइनीज कोलिजिविटी ले इन टैटर्स। और अगर S-500 आ गए और बातचीत Su-57 की भी हो रही है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, अगर वो आ गए तो खेल तो बिल्कुल हमारे पक्ष में हो जाएगा। और that will be the beginning of some very bad times for Pakistan। So S-400, Su-57s is very good news। So there was something which happened and nobody paid any attention during the Shanghai Corporation. म्यांमार के डेलीगेट्स के और लीडर्स के साथ मोदी जी की इंडोर मीटिंग हुई है। बहुत प्राइवेट चैट हुई है। मैं व्यूअर्स को थोड़ा-सा रिमाइंड करना चाहूँगी, अभी कुछ समय पहले ही म्यांमार के अंदर ड्रोन अटैक्स हुए थे। बेसिकली उन एरियाज़ में जहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स छुपे बैठे हुए थे। व्हाट डू यू थिंक द टॉक वुड हैव बीन? जी। देखिए ये जो क्योस है ना हमारे ईस्टर्न होराइजन्स पे, जो हमारा पूर्वी तट है, क्योस है म्यांमार में। आपको पता है वहां पे जो तामदह है, मिलिट्री जनता, उसका जो कब्जा है कम होता जा रहा है। मेरे ख्याल से आउट ऑफ 330 टाउन्स दे होल्ड स्वे ऑन ओनली 110 टाउन्स। और ये जो ईओज हैं, जिसे कहते हैं आर्म्ड एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उनका जो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहां क्योस है और ड्रग्स का बड़ा खेल है। ड्रग्स के वजह से पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उधर का क्योस और जो बांग्लादेश का क्योस है, इसमें तालमेल बढ़ रहा है, समन्वय बढ़ रहा है। ये जो रखीन कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है ये रखीन कॉरिडोर विल बी वेपनाइज्ड फॉर टेरर। और जो चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं, आईएसआई, टर्किश डिफेंस मिनिस्टर का जाना, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर का जाना 13 साल में पहली बार, डीजी आईएसआई का जाना, मुनीर साहब का और डीजी आईएसपीआर ने कहना कि द नेक्स्ट टेरर अटैक्स विल कम फ्रॉम द ईस्ट। सो ये जो बढ़ती स्थिरता है म्यांमार में और बांग्लादेश, दिस इज अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी रियलिटी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से एक नई चुनौती है। तो मैं बस अटकलें लगा रहा हूँ, शायद उसी दिशा में ये जो आप बातचीत कह रही हैं, दिस मे बी एन अटेम्प्ट टू कनेक्ट विद the people who matter in Myanmar and stabilize it। क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योस है यहाँ पे, इसका हम पे 3 असरात होंगे। एक हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स पे, एक आर्म्स आएंगे, जैसे आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, और जो नॉर्थ ईस्ट में हमने इंफ्रा में इतनी हमने हमने बेहतरी की है,
अगर वहां राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से दोबारा इंस्टेबिलिटी बढ़ी तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. सो आई थिंक दीज आर प्रोएक्टिव मेजर्स, बट मेरा ये मानना है पूरा नॉर्थ ईस्ट इट नीड्स टू बी फेंस्ड. इट नीड्स टू बी फेंस्ड एंड पेट्रोल्ड, ताकि ये जो म्यांमार और बांग्लादेश के इलाके से जो ये इंस्टेबिलिटी है, क्योस, इसको खत्म किया जाए. और यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान और टर्की नहीं है, चीन भी खेल खेल रहा है, यूएस भी खेल रहा है. There is a larger exercise, with those Christian groups and rare earths. वहाँ rare earths काफी हैं, तो America has landed there. तो there are, larger strategic designs at work here. ये जो सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ का जो खेल है, वो एक नई तेजी ले रहा है. सर कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को इस वाले में बड़ा इंटरेस्ट होगा. पाकिस्तान और रशिया की भी साइड पे मीटिंग्स हुई हैं, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं. अच्छा, आसिम मुनीर भी बैठे हुए थे इसमें, क्योंकि मैंने पिक्चर्स बहुत कम देखी हैं इस वाली मीटिंग की. जी. Asim Munir has been invited for the parade. Asim Munir met Z. So that shouldn't surprise us. But देखिए, पाकिस्तान से मेरे को आई डोंट थिंक मच ऑफ पाकिस्तान. उसकी आप इकोनॉमी ले लीजिए, 0.38 ट्रिलियन. इट्स अ पेस्ट. इंडिया हैज बिगर थ्रेट्स. पाकिस्तान इज अ मियर पेस्ट. हाँ, थोड़ा बहुत करता रहता है ये सब. वो पाकिस्तान से हमारा खतरा क्या है? इट्स नॉट पाकिस्तान अलोन. ये जो वेस्टर्न होराइजन्स पे पाकिस्तान, चाइना, टर्की एंड यूएस, विच में नॉट बी वेरी फ्रेंडली नेक्स्ट टाइम, वो खतरा है. एंड टेरर. सो 4+1. बट पाकिस्तान बाय इटसेल्फ, मुनीर इससे मिल लिए, मुनीर उससे मिल लिए, उससे क्या होगा? पाकिस्तान डज नॉट मैटर इन द लार्जर, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सेंस. वो कभी ट्रम्प से लंच कर लेते हैं, फिर जी से मिल लेते हैं. बट अनलेस दे सॉर्ट आउट देयर, हमको पाकिस्तान की चिंता उस दिन करना शुरू करना चाहिए जिस दिन उसकी इकोनॉमी ठीक होने लगे. जब तक उसकी इकोनॉमी इस हालत में, ये कुछ भी करे, क्या फर्क पड़ता है? In fact, I am making the argument that we should have combat overmatch against Pakistan. Such combat overmatch कि वो हिम्मत न करे अगली बार. And so much of our economic advantage can be converted into military capacities with Pakistan. Combat overmatch. Next time he does something, we should take out Masood Azhar, not the brother-in-laws of Masood Azhar. Take out DG ISI. So ये हमें करना चाहिए पाकिस्तान में. सर एक न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग वे में चल रही है कि चाइना इज अबाउट टू टेक ओवर पाकिस्तान, and India at the same time taking the opportunity that China is busy that side. India may try to take over Pakistan, occupied Kashmir. देखिए, दोनों चीजों में, why will China want to take out Pakistan? If you want through Taiwan, CPEC, Taiwan, sir. Taiwan, so I'm telling you, is very much possible. What is China doing in Taiwan? See, China Taiwan में क्या कर रहा है? It is increasing capacity. So 2022 में वो 2 ब्रिगेड का इस्तेमाल करता था एक्साइज में. इस साल उसने 42 ब्रिगेड का किया है. 2 से 42. उसकी जो एम्फिबियस फोर्सेस थी, पहले 1/3 लगती थी, अब 2/3 लगी. तो वो अमेरिका को इशारा कर रहा है कि साहब, हमारी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ रही है, क्या आप लड़ना चाहेंगे? और ट्रम्प को अगर खून बहाना पड़ा अमेरिकियों का ताइवान में, तो वो हाथ जोड़ के पीछे हो जाएंगे. ट्रम्प साहब बने इस तरीके के. सो they will not, China will not have to fight Taiwan. They will build so much capacity and pop the question कि साहब आप लड़ना चाहेंगे? And I think America will retreat. America will do a deal with China. राइट. फिनलैंड से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया हुआ है, एंड इट लुक्स लाइक कि वन बाय वन यूएस इज लूजिंग ऑल इट्स एलाइज ऑन द साइडलाइंस ऑफ फाइटिंग विद इंडिया, एंड इट्स राइट ऑन द स्क्रीन. ये फिनलैंड से है. जापान, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा, यूके, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दे हैव ऑल कम इन सपोर्ट ऑफ इंडिया. न्यू एडिशन इज फिनलैंड. फ्रांस भी बोल चुका है इनफैक्ट इंडिया के फेवर में. एक ये एक जो है करके ना, हम्म. जी, फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, द मैन ऑन द राइट, एलेक्स स्टब,
he is a very well regarded person. He is in the league of Kissinger. अगर उन्होंने ये कहा है ट्रम्प शुड लिसन, अभी जो यूरोपियन लीडर्स को बुलाया था, एलेक्स स्टब वाज पार्ट ऑफ इट, और ट्रम्प भी एलेक्स स्टब की बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दानिशमंद हैं, इनमें विवेक है. सो ही इज एब्सोल्युटली राइट. ये पागलपन बंद करिए. मैंने तो शुरुआत उससे की थी. इंडिया इज दैट बैलेंसिंग एक्टर. इस तरह घूमा टुवर्ड्स द यूरो अटलांटिक तो उनको फायदा, और इस तरह अगर हम घूम गए यूरेशिया की तरफ तो साहब आप दखल नहीं हो पाएंगे. You will not enter Europe, Asia, Southeast Asia. So this is Trump trying to bully India is a entirely unwise move. He's absolutely right. I agree with Stubb 400%. राइट सर। लास्ट मोदी जी गए तो वहां पर एक प्रोजेक्ट तो उठा के ले ही आए या फिर उसको कंसोलिडेट एंड मेक श्योर कि ही इज गोइंग टू गो इन द पाइपलाइन व्हाइल डंपिंग द अदर वन. सीपेक हैज गॉन इनटू द ड्रेन्स व्हाइल आईएनएसटीसी पे वो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना कर आए हैं. जी देखिए, ये जो कहानी है ना INSTC और IMEC वाली, ये पुरानी है. इसके पीछे सोच क्या है? That if we could not expand trade to the east, because east is the backyard of China, ASEAN, इसलिए हम RCEP में भी हम दाखिल नहीं हुए थे. Then we must bypass Pakistan and connect to the Mid East and Europe. तो एक है आप बाईपास करके INST के जरिए आप सेंट्रल एशिया जाएं. वहां थोड़ी दिक्कतें आ गई थी क्योंकि ईरान के खिलाफ सैंक्शंस वगैरह. अब अगर हम यूएस से अलग हो जाते हैं तो फिर हमें कोई खतरा नहीं है, हमें डर नहीं है कोई यूएस के दबाव का. वी कैन एक्सपेंड INSTC. IMEC का जो है, which is basically through countries like I think Qatar and Saudi Arabia and then to Israel, Haifa and to Europe. वहां पर ये थोड़ा सा मसला आ गया था because of instabilities in Gaza, उसके आसपास. Otherwise it will take time, but this is the way for India to go. और जो पुराना सिल्क रूट था यही तो था. It was through the Middle East and to Europe. So this is a very good way to connect with. And आप देखिए मिडिल ईस्ट में बड़ा फर्क है. If you've been to Dubai, UAE of late, वहां तो कोई इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म की बात ही नहीं हो रही है. वो तो बात कर रहे हैं AI के बारे में, एनर्जी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स. सो इट्स अ वेरी मॉडर्नाइजिंग स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स. जो उनकी जो सामरिक चर्चा है उसमें आधुनिकरण हो रहा है. इट इज नॉट द ओल्ड इस्लामिक फंडामेंटल्स. वो तो ये इजराइल वगैरह के इलाके में हो रहा है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. INSTC and IMEC to provide an alternative to CPEC, and for Indian trade to blossom not only into the Middle East, Europe, and at some time in Africa. बट उसमें समय लगेगा क्योंकि अभी निवेश की जरूरत है. ये जो इंफ्रा वगैरह बिल्ड करने में टाइम लगेगा. बट जिसे कहते हैं सोच के नजरिए से, आइडिएशन के नजरिए से, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप. सर एक एक डेवलपमेंट तो चाइना में भी पॉजिटिव हुई है, जहां शी जिनपिंग पहले विक्ट्री डे परेड लास्ट ईयर उन्होंने अवॉइड किया था. इस बार वो बड़ा निकल कर आए हैं, पूरी विक्ट्री डे परेड में घूम रहे हैं. लगता है थोड़ा मोदी और पुतिन से मिलने के बाद उनकी जान में जान आ गई है. Otherwise, he's also become a ceremonial head, and the powers have moved on to his very close competitors. They have taken over a lot of role, and he's just starting there, as far as we understand the China politics. जी. देखिए इसमें दो राय हैं. एक, इसमें तो कोई शक है नहीं दैट Xi as this unchallenged leader, वो थोड़ा सा उनके पावर्स कटेल हुए हैं. हु जिनताओ और जो उनके CMC में जूशिया हैं, एक जूशिया करके नंबर 2 थे, जिनके पीछे जूशिया में इतना साहस आ गया है कि पुतिन जी के कुछ जनरल्स थे, उनको उन्होंने पर्च कर दिया करप्शन वगैरह के मामले. तो उनकी जो शक्ति है उसको चैलेंज किया जा रहा है. शक्ति संतुलन में थोड़े फेरबदल हो रहे हैं. बट दूसरी एक पक्ष है जयदेव रानडे साहब वगैरह का, उनको आप कभी बुलाएं अपने शो पे. ही इज अ वेरी गुड माइंड ऑन चाइना.
ही सेज कि नहीं, उनकी जो ऐसा कोई खास चैलेंज हुआ नहीं है। बट प्रॉब्लम उनकी मिलिट्री में ज़रूर है। अगर आप 100 जनरल्स अपने सैक कर रहे हैं, सीएमसी में 3 आपने जनरल सैक किए, ईस्टर्न थिएटर कमांडर को आपने निकाला, तो भई आपकी लीडरशिप का हाल क्या है? आप कितना भी आप हार्डवेयर बना लें, न्यूक्लियर मिसाइल्स बना लें, अगर आपकी जनरलशिप का ये हाल है, इफ द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट राइट, so it is a serious challenge. So there is a possibility that much of the PLA could be social media fluff. ये मिसाइल दिखा दी, वो दिखा दी, but the human resources are definitely weak. Corruption, lack of preparedness on Taiwan. कई जनरल तो इसलिए सैक हुए हैं कि वो बोल रहे हैं भाई 10 साल हो गए, आप तैयार कब होंगे? वो कहते हैं हमें और समय चाहिए। तो ये विकट मामले हैं, बट आई थिंक आई मीन ओवरऑल चाइना चीन की जो शक्ति है उसमें बड़ा सुधार उधार हुआ है। दे हैव रियली डन वेल, ये मानना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय थैंक यू हिंद सर। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गायत्री। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर। थैंक यू।